सनीखेज नहीं, सिर्फ सार्थक बहस करना चाहते हैं। धर्म संप्रदाय पर नहीं, आपके सरोकार पर बात करना चाहते हैं। हम शोर शराबा नहीं, तर्कों और तथ्यों की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या विपक्ष की महाजुटान सिर्फ हवा हवाई है या विरोधी एकता से घबराकर बीजेपी ने विपक्ष में कोई बड़ी सेंध लगाई है, क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। तो सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है। एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था, और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था, देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं, और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 के फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है, विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ हैं, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो कहीं रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। इनको वास्तव में इस जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने, दोस्तों ने हमारे, इनको अपने दिल में रखा था, जान से भी प्यारों की तरह। आज गुनहगारों की तरीके से बैठे भी हैं उनके दिल में और खड़े भी हैं, और निकलने का इंतजार कर रहे हैं 2024 में इस चीज़ को। पहले अब इनकी वैचारिक रूप से, मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता की स्थिति देखिए, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। छोटी सी वो है, राहुल भाई, आप तो, इन्होंने अभी 4 नए राज्य प्रमुखों की नियुक्ति की है। एक इन्होंने की है किरण कुमार रेड्डी जी, पुराने कांग्रेसी हमारे। इन्होंने पुरंदरी देवी जी की, क्या नाम, पुंदेश्वरी देवी जी, पुरंदेश्वरी जी, वो जो हमारे यहाँ की। सुनील जाखड़ साहब हमारे ठीक है ना। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी, जनता पार्टी से आए हुए, नाम याद नहीं रख पाते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए अभी ऐसे नहीं राहुल। देखो, मेरा जो सवाल था उस पर आ जाइए आप, इनको बचाने मेरा सवाल ये था कि आप साथ साथ हैं या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेगी, 7 सीटों में कोई साथ साथ होगा। 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जिन ताकतों ने भी लोकतंत्र को तोड़ा मोड़ा खत्म किया और जिन ताकतों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम सब एक हैं। और जो लोग इसमें तटस्थ भाव में रहेंगे उनका जनता है। अध्यादेश के मामले में आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ? कोई गैर कानूनी काम देश की संविधान की और देश की संसद में हम नहीं होने। संजीव जी,
क्या हैं आप इनके साथ में? आपके पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से हमारी कोई साथ नहीं होगा, दूर तक उनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, ये गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सत्ता में कौन आएगा, कौन किसके साथ होगा, ये लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई है कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगी, इस देश का संविधान कैसे बचेगा। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को अपना मत दिया, 2 बार 90% से ज़्यादा सीट दी, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकारा। दिल्ली के देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक फैसला जिस समय कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश से, आप काला अध्यादेश से आप पलट देते हैं, तब लगता है कि इस देश का फेडरलिज्म, इस देश संविधान खतरे में। दूसरी बात में आ रहा हूं, ये सब बात तो सुनी हुई नहीं, जरूरी क्या मैं है? तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आज जरूरी 2024 में, मुद्दा सीधे सीधे 2024 में आप और आप दिल्ली में मिलकर के साथ में होंगे या नहीं होंगे? मुझे क्लियर कट बता दीजिए। मुझे ये लगता है, आप मेरी पहली बात को आपने गंभीरता से नहीं सुना। मैंने कहा कि अब ये बात चुनाव लड़ने और जीतने की है नहीं, पहले संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, सब चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जब अलग अलग पार्टी बनती है तो कुछ तो वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन ये लड़ाई वैचारिक मतभेद से ऊपर उठ के ये लड़ाई है। जिस तरह से रोज ये 5 साल में देखिए कि जहां कहीं भी विपक्ष है, कहीं आप ऑर्डिनेंस के जरिए, कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं पैसे से खरीद कर, कहीं ईडी से डराकर, आप जो इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं, अब ये लड़ाई इस देश के उस जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की है। और इसे मैं मानता हूं कि देश के सभी विपक्ष को एकजुट होकर के ऐसे निरंकुश मानसिकता वाले व्यक्ति को, सवाल पे नहीं आ रहे आप मेरे, एकजुट और हराना एकजुट आप जो बयान दे रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। आपके बड़े नेता चाहे इनके हों चाहे आपके हों, दोनों जब एक मंच पर आने की बात करते हैं तो अध्यादेश पे मामले पे आप दोनों दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हम साथ नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस पर हमें भरोसा नहीं कि वो अध्यादेश पे साथ आएगी। चलिए छोड़िए आपकी बात मैं छोटा सुधारण अब मुझे बता दिए, अब आप दोनों क्या एक साथ साथ है, मुझे ये बता दीजिए 2024 में। और इस वजह से पूछ रहा हूं मैं आपसे ये सवाल, अनुराग जी स्पेशली, कल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक बैठक बुलाई गई थी, 2022 के वहां उम्मीदवार पहुंचे थे, 399 में से 243 उम्मीदवारों ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, सुरेंद्र जी, कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब मैं बोलूं? कितना मिनट है? अरे आप बोलिए ना। अच्छा ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग की है, एक पुराना गाना होता था, तो मुझे भी एक पुराना गाना याद आया, तो पुराना गाना मैं भी सुना दूं तो इनको शायद समझ में आएगा। पूरे तरन्नुम में, भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, शोर नहीं शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों, राम गजब ढाए भाजपा के भैया, देखो कहाँ देश की डूबी रे नैया, अब जुमलों से भी ना चले कोई जोर, देख महंगाई बेकारी फैली चारों। टमाटर 160 के पार है, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए, हमें आपको कहाँ उलझा रहे हैं। समस्या क्या है जनता की? जनता की असली समस्या है जो आपने 2014 में वादे किए थे, जो आज आपने 2019 में वादे किए थे कि हम आएंगे, सबको पैरों पे खड़े कर देंगे, खुशहाल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई तो खत्म ही हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं, और किसान भी की इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। किसान के नाम पे ना का बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, महंगाई का माँ बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरेंगे। आप देखिएगा, तो ये वो लोग हैं जिनको बात नहीं करनी है। और परिवारवाद की बात ये कर रहे थे, आप परिवारवाद देखिए कहां, परिवारवाद का विषय आया ही कहां भाई? एक मिनट, मेरे सवाल पे नहीं आता। सर मैं 30 सेकंड ज्यादा, वो खुद नहीं आए आज तक, अपना जो वादा किया था, तो मैं परिवारवाद का विषय आया नहीं, प्रोग्रामिंग है क्या सर? 30 सेकंड परिवारवाद पे इन्होंने बात की। परिवारवाद पे सुनिए, जब इनको सत्ता बनानी होती है तो जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं, पीडीपी की पार्टी, वहां जाके कश्मीर में उनके साथ सत्ता बनाते हैं, वो भी परिवारवाद से आती है। अकाली दल वो भी परिवारवाद से आता है, पंजाब में जाके सत्ता बनाते हैं, हरियाणा में चौटाला परिवारवाद से आता है, चौटाला के साथ आज सरकार चला रहे हैं, ये बात करते हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से आता है, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। ये निषाद पार्टी परिवारवाद से आती है,
उसके साथ सरकार चला रहे हैं, ये राजभर को अपने पास लाने में ये लगे। इसे पूछे शिवसेना परिवारवाद की पार्टी, उसके साथ सरकार चला रहे हैं ये, और जिसको आज लेके आए तोड़ के अजीत पवार, वो भी परिवारवाद से आते हैं, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर आज मिनिस्टर हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी बाहरी दिल्ली से उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, परिवारवाद दिखाई नहीं देता। अनुराग भदौरिया जी, भाषण अगर आपका खत्म हो गया हो, दिखाई नहीं देता, आपका भाषण खत्म हो गया हो, नहीं एक सेकंड, अब वो 1 सेकंड करते करते आप पूरा 1 घंटा ले जाएंगे ना। और आप परिवारवाद की बात करते थे, आप दोनों में आप पूरी तरह से लिप्त हैं चाशनी की तरह, इसलिए आप इसमें मत बोलिए तो अच्छा है। अब पूछिए आप क्या सवाल है। अब आप कहाँ पूछेंगे, मेरे सवाल के बाद आप पूछेंगे तो मतलब जो पहले प्रोग्राम था बोल लिया, अब सवाल पूछने की बात है। हाँ मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। अपने प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए, इसका कोई पद ना हो, बोलिए नाम बताइए। अनुराग ठाकुर कौन सुनिए, अरे सुनिए, अब आपने देखिए मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए। 35 लोगों के बाद सारे पद, एक व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए ना। ये बताइए मुलायम सिंह जी के परिवार का एक व्यक्ति जो सांसद या विधायक ना हो, ये होता परिवारवाद का बेटा। अब मैं उदाहरण बता रहा हूं पॉलिटिक्स में, अब बताइए भाई, उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैंने दिया, देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं, जैसे आपने पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं ज्वाइन कर सकता या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति एंकर बनेगा, और इन सब पार्टियों में, ये तो भी 10 साल पुराने हैं, यहां एंकर एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एंकर तय है, ये है परिवारवाद। अच्छा। वरना पूछिए कि 38 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं, आप बताइए ऐसी कौन सी योग्यता, अच्छा मान ली योग्यता आपके हिसाब से, ऐसी कौन सी योग्यता आपने देख ली चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अकाली दल में देख ली जो आपने सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अजीत पवार में देख ली जो आप तोड़ के लाके अपने पार्टी में शामिल कर लिया? बताइए आप बताइए, ये तो उनकी पार्टियों का अंदरूनी मामला है। ये सवाल का जवाब दो ना। अभी परिवारवाद से भाग के योग्यता पे टॉपिक क्या, टॉपिक पे योग्यता या परिवारवाद बोलो। अब बताऊं यार, बोलो ना, गठबंधन या परिवारवाद बोलो। आप बोलिए। योग्यता ये है कि जो एक्सप्रेसवे पे आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाते हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने बनाई। आज भी आप जिस मेट्रो पे चढ़ते हो, वो भी समाजवादी की देन है। 100 डायल जो पुलिस का सिस्टम, वो भी समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने बनाया। 1090 महिला समस्या के लिए जो आप फोन करते हो, वो भी अखिलेश यादव की देन है। 108 एम्बुलेंस, वो भी अखिलेश यादव को लोगों ने नकार क्यों दिया? अरे देखिए, अगर इतना सब कुछ दिया तो क्यों नकार? चुनाव में हार जीत लगी रहती है प्रभु, कोई नई बात नहीं है। चुनाव आना है, सुनिए, कल हारेंगे। जोश में क्या बोल गए कि फिर देखिएगा अभी बैक करके, इन्होंने कहा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली और लखनऊ वाला, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया। अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई? 2017 में, 2012 में कौन था? आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया उस समय, आज की डेट में चलिए कुछ भी। अब 24 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सुधांशु जी, अब सवाल लोगों के जहन में एक और बड़ा चल रहा है, ये जो अजीत पवार आपके साथ आए हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आज बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप कहेंगे इनके साथ सरकार में रह चुके हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था। हमने कहा आरोप है, आरोप आज भी है, और आरोप जांच से पहले नहीं होगा। इनका कहना था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज कहते हैं ऐसा ही हुआ था। आज स्थिति यह हो गई है इन विपक्षी दलों की, अपनी पार्टी के नेताओं कहते हैं हां मेरे नेता भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, हमने घनघोर भ्रष्टाचार किया था, और उसके बाद फिर आगे और कहते हैं, उसके बाद अपने ही नेताओं को कमजोर साबित करते हैं नैतिक दृष्टि से। अरे वो डर गए ईडी सीबीआई से, इसलिए वो इधर आ गए। भैया एलानिया बेइज्जती अपनी नेताओं, अपनी सरकार, अपनी पार्टी की ऐसी करवाते मैंने नहीं देखा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर किसी को कहने की बात है तो झूठे आरोप लगाने की जो बात कहते हैं, हमारी सरकार थी, हिंदू आतंकवाद के कितने झूठे केस लगाए, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। गुजरात के किन किन लोगों के ऊपर झूठे केस लगाए, मंत्रियों विधायकों पे, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। और छोड़िए, जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी, जब कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन बंद था, जेल में ही सड़ते रहना था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी। और सुनिए, ये तो वो हैं जो कहते हैं हम अंग्रेजों से लड़े थे, वो जेल में रहे थे, झुके नहीं थे, आज कहते हैं ईडी सीबीआई डर गए।
मतलब गजब का इन लोगों का पैटर्न है। आप ये देख लीजिए, ये दर्शाता है कि अपनी पार्टी की कमजोरी को लोग साबित करते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे हिसाब से आरोप है, संशय है, इसलिए हमने आज तक किसी आरोपी नेता खिलाफ ना कोई केस विड्रॉ किया है, ना कोई केस क्लोज किया है। मगर ये कहते थे ऐसा हुआ ही नहीं, इनका ऑफिशियल स्टैंड ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे ही छोड़ के गए थे ऐसा ही हुआ। अब इनसे पूछ लीजिए। सुरेंद्र जी, अब सवाल मेरा आपसे, एक सेकंड अभी तो आप 1 सेकंड लंबा ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि सवाल पूछ लीजिए। मैं आ जाता हूँ, आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप शरद पवार के साथ मिलकर 2024 में चलना चाह रहे थे। जैसे ही उनकी पार्टी टूटती है, सबसे ज्यादा खुशी की लहर कांग्रेस के अंदर दिखाई देने लगती है। कांग्रेस के नेता अचानक कहते हैं कि देखिए अब तो चीफ विप जो होगा वो हमारा होगा, विपक्ष का नेता हमारा होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है। बजाय अपने सहयोगी को सांत्वना देने के, आपकी पार्टी के नेता इस काम में लग जाते हैं कि पहले सबसे पहले विपक्ष के नेता की कुर्सी हमारे पास आ जानी चाहिए। ये ऐसी एकजुटता कैसे? हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और श्री राहुल गांधी जी कल मराठा सरदार के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने उनके घर बैठे थे। वो 84 साल का मराठा सरदार जिनको इन्होंने धोखा दिया, पीठ पे छुरा भोंकने का काम कराया, जिसके भतीजे से, उस मराठा सरदार शरद पवार के घर श्री राहुल गांधी जी बैठे थे। आपकी बात का तो जवाब ये है, बहुत साफ एकदम। 24 घंटे के अंदर मीटिंग हो रही थी ना? नहीं 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने दावा कर दिया था ना विपक्ष के नेता। राहुल भाई 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपके साथ, आप बड़े जिम्मेवार एंकर हैं। आज की डेट में मीडिया, जो हमारे मित्र मीडिया है, वो करती क्या है? सुधांशु जी आए, इनसे पूछा राम की स्पेलिंग बताओ। इनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी, उनसे पूछा सीता की स्पेलिंग बताओ। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत आए, कहने लगे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग से पहले 2 मिनट सुन लीजिए सर। अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, क्या ये ABCD है या राम की स्पेलिंग है? बस सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी समझिए। पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस आरोप की ईडी से जांच होगी, गलत होगा तो भाई इनको क्या दिक्कत है। उसके बाद ईडी की जांच के बाद फिर एक आरोप लगाती कि 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, 1000 करोड़ पकड़े गए, 70,000 करोड़ पकड़े गए। नेचुरली करप्ट पार्टी है 70,000 करोड़ की। और उसके बाद जब छापा पड़ जाता है तो उसको कहती कि भैया 2 जेल हैं, एक जेल भारतीय जनता पार्टी की जेल है या तिहाड़ जेल, कहां जाना है बताओ। तो ये क्या करते हैं, उस आरोपी को आरोप लगा करके, उसके ऊपर डरा के, धमका करके उसको भारतीय जनता पार्टी की जेल में ले आते हैं। चलिए आप बता दीजिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है। और सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़। हाँ, फिर क्यों बोला आपके नेताओं ने कि वॉशिंग मशीन लगा के रखी? कहा ना हमने, अरे आप समझ, फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि चेकोस्लोवाकिया, इसीलिए कह रहा हूं आपसे। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया। एक तरफ 70,000 करोड़ का भाजपा ने, कांग्रेस ने नहीं लगाया। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया, भाजपा ने डराया, भाजपा ने धमकाया, भाजपा ने उसके घर ईडी भेजी, उनसे नहीं बात चली, सीबीआई भेजी, फिर इनकम टैक्स भेजा, और फिर कहा कि 2 जेल हैं, एक जेल तिहाड़ जेल और दूसरी जेल जो है वो जेल है भाजपा की जेल। मंत्री बन जाओगे, एसी कमरे में बैठोगे, लेकिन रहोगे जेल की तरीके से। क्लियरिटी नहीं हो रही। आप एक बार जवाब दे देखिए, उसके बाद मैं बहुत साफ हो गया। ये बिल्कुल आइए। नहीं सुनिए, विपक्ष का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। इनकी स्थिति है कि एक प्लेन पेपर में दोनों तरफ पीटीओ लिख दो, मैं दूंगा। तो पीटीओ लोग पलटते ही रहेंगे, कागज का एंड बताएंगे। भाई आपसे उम्मीद नहीं है, ये संबित पात्रा से रहती है। नहीं, मैं एकदम साफ बात बताने का नहीं, ये साफ बात तो है ही है। इसमें तो कहीं रहे कि हयादार अपनी हया से डर गया। अब मैं एक्चुअल बात कहना चाहता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने के बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर 2014 से पहले, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और एजेंसीज के चक्कर न काटे। तो फिर उसी भ्रष्टाचारी पार्टी को आपने लिया क्यों? पूरी बात बताइए। अगर वो भ्रष्टाचारी थी और पूरी बात होने दीजिए सर। भ्रष्टाचारी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई आप नहीं, मैं आपका बता रहा हूं भाई, ये तो सबसे महान है भारत के इतिहास में। मैं छोटा मोटा नहीं, प्रधानमंत्री स्तर की बात बता रहा हूं। एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा, रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी। और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में, लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे।
और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला, तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और अरे भाई 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो बंगारू लक्ष्मण, हो गए तो जेल गया हो, 1 लाख रुपए की घूस डिफिकल्टी में आ गए। 1 लाख अच्छा, वो रुपए। किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए किस चीज के लिए? अरे वो भी एक विचित्र केस था, वो भी तरुण मतलब तेजपाल कोई से केस पूछो। ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर यही कह रहा हूं, आप करें तो रासलीला, बाकी सब मैं करें कौन सा आपके बीच ढीला में भाई बता दो बोला आप लोग। मुझे लगता है भदौरिया जी एक ही प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको 6 साल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इमरजेंसी लगा दी गई। किस जमाने से? सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन 2014 के बाद मोदी जी के नाम पे सुधांशु त्रिवेदी झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। क्या जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था? 6 साल जजमेंट में नहीं था। 1 मिनट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस नहीं बता जजमेंट था, को मैं बता रहा हूं। ओवरटर्न किया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। मुद्दे पे आ जाते हैं, त्रिवेदी झूठे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुद्दे पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है, दिखाइए जजमेंट, हमारा नेट मैं तो कह रहा हूं तो गरीब इमरजेंसी लगी हुई थी, इसीलिए लगी, क्योंकि कोर्ट से बात खा गई मेरा थी। सवाल तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र जी, ने वो जजमेंट नहीं को सस्टेन किया। हम उस और मुद्दे ये पे आ जाते हैं जिस पर बहस करते हैं। सुनिए, मैं क्लियर कर दूं। झूठ बोलने की बात नहीं, सुनिए तो भाई, झूठ बोल के नहीं कर सकता, झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं, सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा अरे सुन तो कि लिया वो मेरा इलाहाबाद भाई। हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखता अच्छा, है। कितनी बार सिर्फ सुनोगे एक ही बात? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती है, मगर वोट नहीं कर सकती। चलिए अब ठीक है। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमने महाराष्ट्र में देख लिया सर, अब बाकी मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। समझ में आ गया अपने आप आज के जमाने में 1 मिनट में जजमेंट में समझ में आ जाता है। इतना तो आप रखते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं चलेगा ना आपका। सरासर मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट को दूसरा, दिखाओ ओवरटर्न किया, दिखाओ ओवरटर्न किया। झूठ बोलते थे नहीं। अनुराग जी, सवाल मेरा ये है कि विपक्षी एकता पर हम बात कर रहे हैं। दिखाइए पार्टियां क्यों एक दूसरे को नहीं दिखाई? आपके पास नेट है। देखिए, रोकिए अब सुनिए, अब देखिए, बहस मेरा की भाजपा शर्त का यही थी नेट कि है। हम लोग ये होता बहस झूठ। एक अरे स्तर पे नेट तो करेंगे। अमेरिका से आ रहा भाई, भाजपा का। ये देखिए, नेट नहीं बना पाए, कह रहे अमेरिका से आ रहा, तो कह रहे सारी चीज मेड इन इंडिया थी। अरे जी, अब मेरा सवाल सुनिए। नहीं, मतलब इंटरनेट मेड इन इंडिया आप होता है। डरते हैं क्या सुराज? अरे भाई www वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है, इसमें मेड इन इंडिया कहा जा गया? मतलब बिल्कुल सुधांशु जी, आप सुन लीजिए। अरे सुधांशु जी, आप सवाल सुनिए। ट्रिपल आई कर अरे लीजिए। सुधांशु जी कृपा कीजिए, जरा इधर भी हैं लोग। मेरा सवाल आपसे ही है। अरे इधर नहीं, मेरा सबको सवाल इधर ही ये रखना है, है। 1:3 मेरा है, तो सवाल एक-एक करके मेरा सवाल सबसे। आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल एक और आपसे गाना सिर्फ हो ये जाए है कि भैया। अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ती है, हाँ। आरोप लगते हैं कि वो एनसीपी को तोड़ती है, आपके यहाँ तो नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूट गई आपकी तो पार्टी। कहाँ टूट गई? टूटी, उसके बाद फिर जोड़ी जैसे कहाँ तैसे। टूटी? और जब टूटी थी तब तो पता एवं ही आप भी सुधांशु जी के चक्कर में अरे, आ गए क्या? नहीं नहीं, क्या चाचा टूटी भतीजा नहीं? है, यहाँ हो सकता है चाचा तोड़ टूटे दे। नहीं थे, जुड़े तो अभी भतीजे ने तोड़ा है, चाचा परिवार ही तोड़ फूट गया था आपका तो। टूटी कब? जबरदस्ती परिवार तो फूटा था ना। अरे छोड़िए ना अरे अनुराग जी, अरे आप परिवार आप में तथ्यों चले पे बात गए, करिए ना। पार्टी करते करते अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या? आपके नहीं परिवार टूटी। और पार्टी में फर्क है क्या? अरे आप वो बात कर रहे हैं जिसका कोई, अब मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी का? नहीं, पहले मुझे बताइए, हाँ, मेरे बताइए। मेरे सवाल का हाँ, बता सवाल दीजिए। क्या? आपके यहाँ परिवार आपका टूटा, सवाल ही गड़बड़ हो जा रहा है। आपका परिवार टूटा तो पार्टी नहीं टूटी। हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी ना कभी परिवार शिवपाल टूटा। यादव कहाँ गए थे? कभी कोई नहीं टूटता है। शिवपाल यादव कहाँ कभी- गए अरे थे? हमारे किसी के भी घर में 2 मतभेद होंगे तो कहीं टूट गया अरे वो टूट यार, के क्या नई बात पार्टी कर रहे बना हैं ली आप? थी अनुराग अरे जी। कुछ नहीं, किसी ने कहीं नहीं टूटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 3 जब हम बार कह रहे इनकी पार्टी परिवार नहीं टूटने का टूटा, आप कह रहे उदाहरण देता टूटा। अरे 2 भाई कह रहे हैं हम नहीं है, हम दोनों साथ हैं, ये कह रहे नहीं साथ नहीं हो। अरे एक दूसरे भाई, के खिलाफ हम मिलकर कह- चुनाव लड़िए, अरे आप भाई, कह रहे हैं कि क्या हम साथ ही लड़े विधानसभा, काहे परेशान है आप? विधानसभा साथ ही हम लड़े थे दोनों भाई, काहे आप बोल लूं? हाँ बोलिए। देखिए क्योंकि आप ना मेरे से तथ्यों में बात नहीं कर रहे। इनकी पार्टी का बता दें, 3 बार इनकी पार्टी बोल लूं टूट चुकी प्रभु, है। इतनी देर आपकी तो पार्टी चिल्लाए 3 बार बोलने टूट दो। चलिए, टूट चुकी है। देखिए सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि 2014 में कहते थे देखो ये सत्ता वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इनको सत्ता मिल गई, पहले जब सत्ता में विपक्ष था तो उनको चिल्ला रहे थे उनके ऊपर में, अब सत्ता मिल गई तो विपक्ष से पता क्या कह रहे हैं? तब कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं? जब इनको सत्ता में आ गई तो विपक्ष क्या कहते पता है? 1950 में आपने कुछ नहीं किया था,
1960 में आपने कुछ नहीं किया था। अरे भैया सत्ता जब आपने ली थी तब अरे एक तो बार हमने 1950-60 बोला। कोई आदमी सीधा जा रहा है, बोल रहे हैं बोलने दो 1950-60 कब बोला? बोलने दो भाई, कभी बोला? मैं आपके बीच में बोला क्या? मैंने आप गिनाते रहते हो, आप 1950 60 1970 बच्चे बैठे 2023 की बात सुनने के लिए, आप उनको ले जा रहे हो 70 में 94 में 95 में। भाई 95 94 में तो बेचारे पैदा भी नहीं होते। अच्छा आप तो अभी पे दिखा रहे हो, अभी पे तो आ जाइए। इनकी हालत ये हो गई है, इनकी हालत ये हो गई है कि पहले कहते थे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देखिए सब विपक्ष में हैं। अब क्या करते हैं ये, अब जैसे अजीत पवार जी पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचारी हैं, 17,000 करोड़ है, ये है वो है। 10 दिन बाद वही जिनके यहाँ रेड पड़ी थी शुगर मिल में, ईडी की रेड पड़ी, जिनको इनके नेता चिल्ला रहे थे देखो ईडी की रेड पड़ी, ये देखो कितना बड़ा आरोप है, उन्हीं को फिर कहते हैं आओ 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 इधर आओ, रेड पड़ गई आओ स्वच्छ करते हैं, आओ आओ ये लो राज तिलक बन गए, अब जाओ अब स्वच्छ हो गए आप। सुरेंद्र राजपूत जी तो मान ही नहीं रहे कि चिल्ला भी रहे आके देखिए भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हो भाई, किस पे चिल्ला रहे हो? आपकी जिम्मेदारी भी चिल्ला क्यों रहे हो भाई? भाई आप ही चिल्ला रहे हो, देखो 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 मैंने चोर मचाया शोर। मेरा सवाल जो अनुराग जी आपसे था, क्यों हल्ला मचा? मेरा सवाल जो आपसे था, क्या है सवाल? आप उस सवाल से बचे, आप पूछिए। आप बहुत गोल गोल घुमाए और लास्ट में आके बोले कि अपना सवाल बताइए। पूछिए, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, आप अपनी बात कहने थोड़ी आए। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि जब कांग्रेस के नेताओं ने तमाम यूपी में कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, तब क्या करेंगे? कहां से विपक्ष की एकता आ जाती? कल ही उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, दिक्कत है, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत पता क्या होगी? अब कह रही विपक्ष के जब लोग मिलते हैं ना तो कहते हैं भैया, अरे भैया वो नाराज थे, समोसा खाया था, चाय नहीं पी। कोई कहेगा चाय पी, समोसा क्यों नहीं खाया? फिर कहेंगे नहीं पानी नहीं पिया, कुछ तो बात है, आपस में गड़बड़ है। अरे भैया मेरी थाली में इतना झांक रहे हो, विपक्ष की थाली में जिसने आपको वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया था, उनकी थाली में क्यों नहीं झांकते? उनके घरों में क्यों नहीं झांकते? उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे यहाँ विपक्ष में झांकने के लिए आप तैयार रहते हो, जनता के घर में झांकिए, अनुराग जी से गुजर रहे हैं वो। अनुराग जी सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। जवाब नहीं है ना जवाब, नहीं है ना जवाब। मैंने जवाब क्योंकि आप मुद्दे से नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। कहाँ है? क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए? चिंता हो रही है, क्यों उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में हम अपना कैंडिडेट देंगे? अरे बोलिए ना, जवाब दीजिए। बस बात खत्म। अरे हम कह रहे हैं ऐसा है, आप एक नहीं हो। आपने तो कह दिया कि मेरे तरीके से चलोगे तो चलेंगे। साथ हैं ये कह रहे हैं, नहीं हो आप साथ, नहीं हो आप साथ। अरे वो कह रहे कैसे दिखाएं भैया? कह रहे हम साथ हैं भाई, विपक्ष सब साथ हैं, कांग्रेस विपक्ष साथ है। कांग्रेस को सीटें देंगे आप यूपी में? वो हम कितनी सीटें कांग्रेस को सीटें देंगे आप? चलिए बता दीजिए कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को यूपी में? लेकिन हम लोग देश को राष्ट्र बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, राष्ट्र के मुद्दे पे, हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सब साथ हैं। अरे तो साथ तो आप लोकसभा चुनाव में भी थे, तब क्या हाल हुआ? कुछ भी हो हम साथ हैं। अरे हम साथ हैं, इसीलिए हम साथ हैं। ये बताएं कैसे साथ है? तो चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अनेकता चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे अनुराग भदौरिया, और चुनाव के बाद फिर एक दूसरे को एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। संजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि वैसे बैले डांस आपने देखा होगा, बैले डांस स्टाइल में डिबेट आप पहली बार देख रहे होंगे, यूं आगे पीछे कुछ भी। अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की एकजुटता हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है। ये तो खैर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन यूसीसी की जब हम बात करते हैं और 370 की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का जो नजरिया था वो बिल्कुल विपक्षी पार्टियों से अलग था। अध्यादेश के मामले पर आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग थे। 2024 में आप साथ कैसे खड़े हो? और देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं, चूंकि ये कह रहे थे। पीसिंग, चक्की पीसिंग, कहाँ चलेंगे? वीडियो आपको दिखा दिया हमने, चूंकि वो जरूरी था इनको दिखाना, फिर समझाना। ना, एक सेकंड मेरी, अब मेरा सवाल, ये जो आप दिखा रहे हैं उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके नेता जेल में, अरे आपके तो गजब है, राजनीति में नहीं होगा, नेता जेल में बैठे हुए तब आप ये बता रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है, इनका इतना सवाल है। जब तक अजीत पवार विपक्ष में थे, इन्होंने कहा चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। अब जब इनसे सहमत हो गए तो मंत्री डिप्टी सीएम बनिंग, डिप्टी सीएम बनिंग, डिप्टी सीएम बनिंग, वही व्यक्ति
जो कह रहा था चक्की पिशिंग चक्की पिशिंग चक्की पिशिंग, यही बात आसाम में जाकर कहते थे हेमंत बिस्वा के लिए। जब इनकी पार्टी में आ गया, डिप्टी सीएम बन गया। अब देखिए गंभीर सवाल क्या है, आप सबको भी समझना जरूरी है और देश को भी समझना जरूरी है कि आज आप पहले अपनी ईडी सीबीआई को आप इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाकर रख लिए हो, डराने के विपक्ष रख लिए हो, जो आप कनपट्टी बंदूक रखते हो, जो आपके साथ आ गया भाई बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? ये डिप्टी सीएम बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपके आंख में आग चुनौती दे रहा है, तुम उसको जेल भेजने की कोशिश करो। कौन नहीं जानता है मनीष सिसोदिया कौन है? जाके पूछिए दिल्ली के लोगों को, कहेगा जिन्होंने स्कूल का मॉडल बनाया। पूछिए सचिन जैन कौन है? कहेगा जिन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल बनाया। तुमसे असहमत था, तुमको चुनौती दे रहा था, तुम काम कर नहीं सकते, जो काम करेगा तुम उसको जेल में भेजोगे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा यूसीसी की बात कर, मैं तो आज भी पूछ रहा हूं, हमने कहा कि बॉस आप ड्राफ्ट लेके आओ कि ड्राफ्ट क्या है। हम बिल्कुल सहमत। देखिए बाबा साहब ने कहा, अनुराग भदौरिया की तरह आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 370 और यूसीसी पर आपने विपक्ष से अलग हटकर लाइन ली। वो विपक्ष जिसके साथ आप 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं कैसे एकजुट रहेंगे? मुझे उस सवाल पे आ जाइए ना आप जवाब देते, ना आप जवाब दे रहे, कैसे चलेगा? देना सरकार लड़वाएगी, हम जवाब देंगे। कमाल है भाई। अच्छा बताओ महंगाई का जवाब कौन देगा? अच्छा दीजिए संजीव जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपकी एकजुटता की बात कर रहे हैं ना, सरकार चलाने की एकजुटता की बात कर रहे हैं। ये पार्टियां क्यों बनी? वैचारिक मतभिन्नता थी। हम अगर एकजुट सभी बातों पे सहमत, ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले क्या कहा कि आज ये एकजुटता क्यों हो रही है? जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर तुम चुनावी सरकार को खत्म करने की साजिश कर रहे हो, जिस तरह से एक एक विपक्ष को खत्म कर रहे हो, अगर तुमसे सवाल करेगा तुम उसको जेल भेज रहे हो। कर्नाटक में 40% की सरकार, वहां की जनता कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कितना जेल गए? कहां रेड्डी ब्रदर्स, कहां हैं आप? कहां है इनके पहले का मुख्यमंत्री? तो मेरा यह कहना है कि आज ये एकजुटता की जरूरत इसलिए है कि बात अब इस सभी मुद्दों से ऊपर की बात है। मैंने पहले ही कहा कि हम एकजुट होने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का संविधान बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद मिला। इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला। तो अगर इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था पर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सभी विपक्ष और इस देश के नौजवान, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुरेंद्र, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको नहीं दिया आपने बात अभी छोटे मुद्दों की नहीं है। आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा मेरा जवाब मैं आऊंगा ना। अभी तो इतना लंबा बोला आपने, इतना तो लंबा बोला बस कि टमाटर भी जवाब दे दीजिए ना। इतना जवाब 2014 पहले मुलायम सिंह में मुकदमा था कि नहीं? नहीं जवाब बोलिए ना। 2014 पहले मुकदमा था कि नहीं? टमाटर 2 महीने में ठीक हो जाएगा। महंगा है कि 14 महंगा था? 2 महीने में बरसात के बाद ठीक हो जाएगा। आप सवाल 2 महीना पहले कितना? अच्छा सुन लीजिए, 2 महीने पहले का बताओ। आज कितना है? तो 1 महीने बाद ठीक नहीं तो आप करो ना, कैसे महंगाई बढ़ गई? चलिए मैंने कुछ भी बरसात में होता है अक्सर। तो पहले बोल देते कि हम आएंगे मेरी सरकार में, हमारे पास बहाना रहेगा, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी है बोलो? रोजगार नहीं दे पाएंगे तो कहीं कोरोना आ गया था। अगर हम टमाटर सस्ता नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बारिश आ गई थी। कमाल का भाई। टमाटर आ रहा हूँ, टमाटर भाई आ रहा हूँ, लेकिन हर बात में डिस्टर्ब करने के लिए मैं बोला ही नहीं। का मुद्दा है वो 2024 में बीजेपी वर्सेस पूरा जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो है। आम आदमी पार्टी जिसने किसान जो बिल आए थे उस पर, इसके अलावा धारा 370 पर और यूसीसी का बिना ड्राफ्ट पढ़े ही उसका समर्थन कर दिया। उसका साथ आप मानते हैं कि वो आपके साथ है और वो एक साथ चल पाएंगे? अनेकता में एकता। आपने पहले सिन्हा जी सुन लीजिए, किसान मुद्दे पे हम किसान के साथ खड़े थे और यूसीसी हम ड्राफ्ट पूछ रहे हैं इनसे। तो गलत प्रस्ताव दिल्ली में पास कराया था, नहीं कराया था? एक मिनट दिल्ली में प्रस्ताव पास उसके खिलाफ आंदोलन, तो बाद में आप आंदोलन में आए, तैयारी करके आइए। आप सुनिए, तो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता विपक्ष की विशेषता। ये विपक्ष की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं, जहां पर इनका एक अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दे, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए,
सुन लीजिए, पहले सुनिए ना, पहले सुनिए तो। अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी ने तय कर रखा है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है। सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी लीडर बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, MK स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। सुधांशु जी, ये एक बड़ा बता सवाल दे। मैं जवाब दूं। एक मेरा सवाल पूछिए। ऑब्जर्वर ने ये बात कही भी थी कि बीजेपी को, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी को, नेताओं को और भी सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व भी, क्या आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे, और मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है, और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करे, अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था। वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे। अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था 2012 में वो बने। इनके यहाँ, अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था, उसके बाद एक सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए। एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के। और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट जेबी कृपलानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को। 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने, इसलिए अंतर है। 100% सत्य है। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक चीज उसमें लिखी है, झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोट कराओ, सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम, पानी आप पिया, पानी पीने का आपका जमाना है भाई, झूठ मत